और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आज हम क्वेश्चन 1 देखेंगे और क्वेश्चन 2 भी साथ में देखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ आर फॉल्स। ठीक है, यानी कि हमें ये बताना है। टोटल 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्टेटमेंट यानी कि क्या होता है, जिन्हें हम जज कर सकें या बता सकें कि वो सही है या गलत है, उन्हें हम स्टेटमेंट कहते हैं। अगर वो वाली वीडियो आपने मेरी नहीं देखी है तो मैं आपको आई कार्ड पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। ठीक है, आपको सुविधा होनी चाहिए दोस्तों, बाकी तो सब कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, हमें स्टेटमेंट को बताना है कि वो सही है या गलत। ठीक है, यानी कि कौन से सही है और कौन से गलत है, और अगर सही है तो उसका क्या रीज़न है, और अगर गलत है तो उसका क्या रीज़न है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है एक सिंगल पॉइंट से। यानी कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सिंगल पॉइंट है, तो यहाँ से क्या एक ही लाइन इस तरह से पास हो सकती है? क्या आप दूसरी लाइन पास नहीं कर सकते? तीसरी लाइन यहाँ पर नहीं कर सकते, चौथी लाइन नहीं कर सकते, पांचवी, छठी, सातवीं। यानी कि दोस्तों एक पॉइंट पर आप अनगिनत यहाँ पर लाइन कुछ इस तरीके से पास कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, कुल मिला के दोस्तों आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज पावर नहीं है, हियर द क्वेश्चन इज पावर। क्वेश्चन को समझ लिया देन द आंसर ऑटोमेटिकली कम्स टू यू। ठीक है, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, हिंदी में उसका जो है क्वेश्चन को समझ लिया आपने, ठीक है, आप हिंदी में करके इसे भी देख सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। यहाँ पर मैं भी आपको बता रहा हूँ कि यानी कि क्या एक पॉइंट से यानी कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, तो ये गलत बात है दोस्तों, आप कितने भी लाइन यहाँ पर एक पॉइंट से पास कर सकते हो। तो इसका आंसर तो क्या आ गया, हमारा फॉल्स आ गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर एक लाइन जा रही है, दो लाइन जा रही है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि दोस्तों अनगिनत लाइन। ठीक है, इनफाइनिटी लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, हमने इसे क्या साबित कर दिया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है रीजन की। पहले आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं फॉल्स, ये तो हमारा आ गया। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे इसका रीजन कि आखिर इसका रीजन क्या था। तो यहाँ पर पहले रीजन लिख देता हूँ मैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रीजन आ जाएगा बिकॉज इनफाइनिटली मेनी लाइन्स can pass through a single point, इजीली मैंने आपको यही बताया, सिर्फ जो पहले बताया था वो हिंदी में बताया था, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, अंग्रेजी में यहाँ पर मैंने लिखा है। तो दोस्तों रीजन यही हो जाएगा क्योंकि एक पॉइंट से जो है हमारी अनगिनत बहुत सारी लाइन पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से। तो यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक पॉइंट आ जाता है, तो आपके यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन इस तरह से पास करा सकते हो, दूसरी नहीं करा सकते। यहाँ पर अगर आप दूसरी लाइन पास करा सकते हो तो यहीं पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एक लाइन से ऑब्वियसली बात है अनगिनत लाइन आप पास करा सकते हो। जैसे कि इस तरह से यहाँ पर ये चली जाएगी, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर ये, यानी कि एक ही पॉइंट से आप यहाँ पर बहुत सारी लाइन पास करा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों कोई एक सीधा हमें जो है वो वैल्यू नहीं दी गई है कि जैसे 10 लाइन ही एक पॉइंट से पास हो सकती है। यहाँ पर एक हमें इनफाइनिटली वर्ड दे दिया है जो कि पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से, यानी कि अनगिनत। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा है देयर आर एन इन्फिनिट नंबर। यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा खत्म होता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके साथ साथ रीजन भी बताना है। ठीक है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स which passes through two distinct point। ठीक है, two distinct point। तो यहां पर दोस्तों क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पर आपके सामने मान लीजिए एक क्वेश्चन है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी कि क्या दो पॉइंट, मान लीजिए एक पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तो दोनों से क्या बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है? तो गलत है दोस्तों। यहाँ से आप जो है एक ही स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, उसी तरीके से आपको भी जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर खुद ब खुद निकल कर आ गया है। किस तरह से? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए दो आपने डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए, वहां पर से आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक ही लाइन पास करा सकते हो। यहाँ पर आप ऐसा तो नहीं कर सकते इस तरह से। ठीक है, इस तरह से तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि दोस्तों हमें क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन वी हैव टू पास। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासेस थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो पॉइंट की बात करें तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी जो हमारा आंसर है या स्टेटमेंट है, ये भी गलत यहाँ पर साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका आंसर भी लिख देंगे, रीजन भी लिख देंगे। आंसर लिखा हमने फॉल्स। रीजन की अगर बात करें तो बिकॉज, जैसा कि मैंने अभी आपको हिंदी में बोलकर बताया, ओनली अ सिंगल line can pass through two distinct point। बात खत्म। ठीक है, through two distinct point। तो यहां पर वही है दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या कहा था, सिर्फ एक लाइन दो पॉइंट से पास हो सकती है। यहां पर मैंने इंग्लिश में कह दिया न, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक ही जो है वो हमारी सिंगल लाइन पास हो सकती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट भी खत्म होता है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सोल्व होता है। तो यहाँ पर दोस्तों थर्ड जो है हमारा स्टेटमेंट, उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट भी मैं आपको जो है वो लिखकर बता देता हूँ। अ टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely on both sides। indefinitely on both side। यानी कि दोस्तों जो स्टेटमेंट है वो कुल मिला के यही कहना चाहता है कि जो एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेट का मतलब क्या होती है कि जो कभी न कभी खत्म होगी, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो एक लाइन मान लीजिए यहाँ पर हमारी यहाँ पर खत्म हो गई, वो क्या कह रहा है, कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। प्रोड्यूस्ड यानी कि क्या, बढ़ाना, आगे बढ़ाना, प्रोड्यूस्ड का मतलब। तो यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी बढ़ाई, इनडेफिनेटली आप कितनी भी उसे क्या बढ़ा सकते हो दोनों साइड से। एक यानी कि एक टर्मिनेट लाइन को, यानी कि एक बनी हुई लाइन को, रुकी हुई लाइन को आप क्या बढ़ा सकते हो कितनी भी। इनडेफिनेटली का मतलब क्या है, जिसका आपको पता नहीं है, डेफिनेट नहीं हो, आप कितनी भी आप आपके मन से बढ़ा रहे हो दोनों साइड से। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, क्या आप बढ़ा सकते हो दोनों साइड से? तो जी हाँ दोस्तों, हम इजीली बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा ट्रू। अब दोस्तों इसके लिए क्या रीजन देने की आवश्यकता है? ये तो इजीली बात है कि आप इसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये एक एक्सियम हो गया। कैसे एक्सियम हो गया? क्योंकि एक अपने आप में ही क्या है, प्रूफ है, सेल्फ एविडेंट है, इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक अपने आप में सेल्फ एविडेंट है। सभी को पता है कि हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कर सकते हैं, दोनों साइड को इनडेफिनेटली लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, आप ये कह सकते हो। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एक्सियम हो जाएगा।
आगे देखिए फोर्थ स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर हम फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल। ठीक है, ये तो आप पढ़ते ही आप क्या बोल दोगे, यस ट्रू बोल दोगे, ये हमारा जो है स्टेटमेंट सही है। क्योंकि दोस्तों आशा करता हूँ आपको इतना पता ही होगा। हाँ, तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो आपके सर्कल एरिया का सर्कल होता है, यानी कि सर्कल का जो एरिया होता है वो कहीं पे डिपेंड करता है, रेडियस पर जो है वो आपका डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू सर्कल, यानी कि मान लीजिए आपके सामने दो यहाँ पर गोले दे दिया गया, स्पाइरल शेप दे दिया गया, सर्कल शेप दे दिया गया। ये दोनों जो है इनका एरिया सेम है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या इनका रेडियस भी इक्वल होगा? रेडियस यानी कि मिडिल पॉइंट से आधा पार्ट, इस तरह से। अब ये कहना चाहता है दोस्तों, जो आपका दो सर्कल है वो अगर इक्वल है, मान लीजिए आपके ये दोनों सर्कल इक्वल है, तो क्या इनका रेडी भी इक्वल होगा? रेडी का मतलब यहाँ पर रेडियस होता है, रेडी रिप्रेजेंट करता है हमारे रेडियस को। रेडी एक रेडियस का शॉर्ट फॉर्म है, आप रेडी भी कह सकते हो या रेडियस भी कह सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, दो आपके सामने सर्कल है, वो हमारे जो है इक्वल है, यानी कि बराबर है, यानी कि दिस सर्कल इक्वल टू दिस सर्कल। तो क्या इनके रेडियस भी इक्वल होंगे? ऑब्वियसली रेडियस भी इक्वल ही होंगे। मान लीजिए आपका रेडियस 2 है, यहाँ पर भी रेडियस 2 है, और इन दोनों का तो भी एरिया क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू, बिकॉज एरिया जो है वो हमारा क्या डिपेंड करता है, रेडी ऑफ द सर्कल पे डिपेंड करता है। रेडी का मतलब अभी बताया मैंने, रेडियस। ठीक है, रेडी ऑफ द सर्कल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके रीजन से यहाँ पर आपको पता चल रही है कि जो आपका एरिया होता है, सर्कल का एरिया, वो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें आर की वैल्यू ही पता नहीं होगी तो हाउ कैन वी यहाँ पर एरिया कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ वी डिड नॉट नो दैट व्हाट इज आवर रेडियस? ठीक है, यानी कि अगर आपको रेडियस ही पता नहीं होगा तो आप एरिया कैसे निकाल पाओगे? तो कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि एरिया जो है आपका, यहाँ पर सर्कल की बात हो रही है तो किसका एरिया निकलेगा, सर्कल एरिया का। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका जो हमारी वैल्यू है, यानी कि जो इसका फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सर्कल का, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहीं पर आपको फॉर्मूला देख के बात खत्म हो गई होगी, बात क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा रेडियस है वो पता ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए 22/7 है, एरिया हमें पता नहीं है, रेडियस हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि रेडियस मल्टीप्लाई में रेडियस। तो यहाँ पर अगर हमें रेडियस का ही पता नहीं है तो हम एरिया किस तरह से निकाल पाएंगे भैया? तो रेडियस पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा क्लियर होता है, ख़त्म होता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट की, जो आपका फिफ्थ स्टेटमेंट है वो। तो दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा है, सॉरी यहाँ पर 4 लिख दिया, फिफ्थ स्टेटमेंट। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो आपका इन द फिगर, इसे छोड़ते हैं, आगे लिखते हैं, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। यानी कि ये कहना चाहता है दोस्तों कि यहाँ पर आप मान लीजिए अगर ए बी हमारा पी क्यू है, यानी कि ए बी हमारा इक्वल में है पी क्यू, तो हमारा पी क्यू इक्वल में होगा एक्स वाई। यानी कि कुल मिला के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ए बी एक्स वाई से क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा। क्योंकि ए बी जो है हमारा वो किसके इक्वल में है, पी क्यू के इक्वल में है, और पी क्यू हमारा किसके इक्वल में है, यहाँ पर एक्स वाई के इक्वल में है। तो सॉरी यहाँ पर वाई 4 लिखा गया, एक्स वाई के इक्वल में है। तो यहाँ पर हम डिजिट से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए लेट ए बी इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर हमने लेट करा कि ए बी हमारा 2 है। तो यहाँ पर हमने ए बी क्या माना दोस्तों,
ए बी हमने 2 माना, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो ए बी अगर हमारा 2 होगा तो ऑब्वियसली पी क्यू भी हमारा 2 ही होगा। आगे दिया गया है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू हमारा है दोस्तों 2, तो एक्स वाई भी क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई भी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2। तो कुल मिला के बात यही हो रही है कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इक्वल टू ए बी, यानी कि ये तीनों जो है आपस में इक्वल में ही है। तो आप यह भी कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एंड में इसने कहा है कि जो आपका ए बी है वो इक्वल में है एक्स वाई से। तो यहाँ पर हमने जो प्रूव कर लिया है, मान लीजिए हमारा ए बी 2 है, अभी मैंने आपको बताया, तो आपका पी क्यू भी 2 होगा, साथ में एक्स वाई भी 2 होगा, तो डायरेक्टली यही हो जाएगा कि ए बी हमारा 2 है और एक्स वाई भी 2 है, तो ए बी और एक्स वाई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है इसका आंसर लिख देते हैं, इसका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका रीजन लिखे तो एक्सियम में क्या होता है, बाय द एक्सियम दैट इफ टू थिंग आर इक्वल टू थर्ड, ठीक है, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि दोस्तों अगर दो कोई सी भी थिंग इक्वल है अपने आप में तीसरे से, यानी कि मान लीजिए कोई सी दो चीज, मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, किसी तीसरे के ये इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों इक्वल होंगे आपस में, ठीक है, क्या हो जाएगा, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि आपस में ईच अदर में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 आपको पढ़कर बता देता हूँ और हिंदी मीनिंग भी बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर ईच टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको टर्म दिए गए हैं, उनकी आपको डेफिनेशन देनी है। टोटल यहाँ पर 5 टर्म दी गई है, जिनमें से पहली है हमारी पैरेलल लाइन, ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन को सुनिएगा, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ पैरेलल, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसी डेफिनेशन में से क्या कोई ऐसे वर्ड है जिन्हें उन्हें भी डिफाइन करना जरूरी है या उन्हें भी हमें डिफाइन करना हो, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं और आप कैसे उसे डिफाइन करोगे। तो पहले यहाँ पर पैरेलल लाइन की बात की जाए तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होती है, लाइंस on a plane that never meet, they are always maintain the same distance at every point, the same distance at every point, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, एक ऐसी कार्टेशियन प्लेन पे एक ऐसी लाइन है, कार्टेशियन प्लेन यानी कि ग्राफ, इसकी जगह आप ग्राफ कर सकते हो। एक ये हमारी मीनिंग हो गई जिसको मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया कि प्लेन यानी कि ग्राफ। अब एक ऐसी लाइन जो कभी भी ना मिले, ठीक है, यानी कि हमेशा वो जो हो वो आमने सामने हो, कभी भी वो मिले नहीं, और वो जो है हमेशा डिस्टेंस को मेंटेन करती रहे हर एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो है पैरेलल डिस्टेंस मेंटेन करती रहे हर एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर जगह वो जो है पैरेलल डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक मान लीजिए ऐसा है इस तरह से और एक लाइन इस तरह से, तो यहाँ पर इतना पैरेलल लाइन है, इतना है, इतना है, तो ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं होगी, पैरेलल लाइन एकदम स्ट्रेट होगी, ठीक है। तो कहना यही चाहता हूँ, दो ऐसी लाइन जो कभी भी ना मिले, जो कभी भी चिपकी हुई ना हो, दूर दूर हो, ठीक है, और वो क्या हो, हमेशा मेंटेन करे डिस्टेंस,
उसी को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर अगर टर्म्स की बात की जाए तो पहला हम ले लेते हैं लाइंस, दूसरा ले लेते हैं पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज जो है जिसको डिफाइन करना जरूरी हो जाता है, जिसके डिफाइन करे बिना आपको ये समझ में नहीं आएगी इसकी डेफिनेशन। लाइन की बात की जाए तो लाइन जो है इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि क्या होता है, इसकी हम चौड़ाई नहीं मापते। एक मान लीजिए लाइन है, इसकी हम चौड़ाई नहीं मापते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसकी लेंथ है, बस बात खत्म। इसकी क्या आज तक आपने चौड़ाई मापी? यहाँ पर एक ही लाइन हो गई, इसका लेंथ हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या आपने कभी इसकी ब्रेथ नापी है? आप माप ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये जो है एक ब्रेथलेस होती है। पॉइंट की जहां तक बात की जाए तो पॉइंट विच हैज नो पार्ट। ठीक है, तो हम लिख देंगे विच हैज नो पार्ट। जो आपका जो दोस्तों पॉइंट होता है यानी कि एक डेसिमल, वो खुद ही अपने आप में एक पार्ट है, एक होल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कोई भी और दूसरे पार्ट नहीं होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो खुद ही स्वयं एक पार्ट है, इसके कोई भी पार्ट नहीं होते। यहाँ पर हमारा जो है पहला टॉपिक डिस्कस हो गया है। चलिए चलते हैं सेकंड टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर सेकंड टॉपिक की बात करें तो सेकंड टॉपिक हमारा है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक ले लेते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जहां तक इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो भी मैं आपको लिखकर बता देता हूं। अ लाइन मीटिंग, इसका दोस्तों आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, इसकी डेफिनेशन पर मत जाइए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन याद करने की कोई आवश्यकता है, आप इसे मेमोराइज मत करना। ठीक है, इसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाइए, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। और अगर आप कन्वर्टर हो या कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश में, तो आप इसे कभी भी याद करना ही मत। राइट एंगल इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर लाइन की बात की जाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन की जहां तक डेफिनेशन की बात करें तो वो है अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट अ राइट एंगल। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल यानी कि क्या होता है, राइट एंगल यानी हमारा हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री कहा गया है, तो हमारा जो है राइट एंगल वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन। ठीक है, मान लीजिए ये वाली दो लाइन है, यहाँ पर एक लाइन मीट कर रही है और दूसरी लाइन भी मीट कर रही है एट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से नीचे से भी 90 डिग्री और ऊपर से भी 90 डिग्री, वो क्या कहेंगे, हम इसे परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। यानी कि इस तरीके से जो क्या कर रही हो, दो यानी कि एक लाइन मीट कर रही हो दूसरी लाइन को, यानी कि एक ये जो लाइन है ये किसी दूसरी लाइन को मीट कर रही हो एट अ राइट एंगल, इस तरह से राइट एंगल। यानी कि दोस्तों कुछ इस तरह से ये परपेंडिकुलर लाइन और इस तरह से ये परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर दोनों लाइन मीट हो रही है, वो भी यहाँ पर आपको राइट एंगल दिख रहा होगा चारों, तो इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इसमें बात की जाए कुछ ऐसे वर्ड की जिसे डिफाइन करना जरूरी है। तो यहाँ पर लाइन आ गया, तो लाइन अभी मैंने आपको बताया, लाइन इज अ ब्रेथलेस। ठीक है, ब्रेथलेस लेंथ। आगे बात की जाए एंगल की, तो एंगल क्या होता है, यानी कि एंगल का मतलब होता है टू लाइन्स डिवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड एंगल। यहाँ पर मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। टू लाइन्स डिवर्जिंग यानी कि डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, फॉर्म्ड एंगल। एंगल का मतलब ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, दो लाइन डाइवर्ज हो रही है, एक इस तरह से एक इस तरह से, इसी को हम जो है वो एंगल कहते हैं। कुल मिला के वो किस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। यानी कि बात यही है कि एक जो पॉइंट है वो दो लाइन को मीट कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक को इस साइड भेज रहा है, एक को इस साइड भेज रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सेकंड टॉपिक भी खत्म होता है। बात करें यहाँ पर थर्ड टॉपिक की, तो थर्ड टॉपिक जो है वो आपका क्या है, लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट। ये सब दोस्तों आप जब बचपन में आप पढ़ते थे, यानी कि 6th-7 की बात कर रहा हूँ, ये उस तब का ही है, ठीक है। अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट, बात खत्म। अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इन अ लाइन सेगमेंट इज अ लाइन सेगमेंट विथ टू एंड पॉइंट इज अ क्या हो जाएगा, इज अ लाइन सेगमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्लियर सा फंडा है, ठीक है। आपको यहाँ पर ही साफ साफ पानी दिख रहा है, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो, ठीक है। यानी कि जो है मान लीजिए ये लाइन आपकी है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, यहाँ पर दो एंड पॉइंट हो रहे हैं, यानी कि हमारी जो है ये हो जाएगी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यही इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ड हो गया लाइंस, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। पॉइंट भी जिसको मैंने आपको बारे में बता रखा है, ठीक है। यानी कि पॉइंट एक अकेला उसके अपने आप में ही जो है वो पार्ट है, वो एक एक्सियम है जिसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में ही क्या है, एक पार्ट है, इसके और कोई पार्ट नहीं होते हैं। लाइन की बात की जाए तो इसकी ब्रेथ नहीं होती, इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। यहाँ पर दोस्तों थर्ड भी आपका जो है टॉपिक खत्म, क्लियर होता है। फोर्थ टॉपिक की जहां तक बात की जाए, फोर्थ टॉपिक है आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इसकी जहां तक बात की जाए डेफिनेशन की, द लाइन विथ वन एंड, यानी कि द लाइन विथ वन एंड, ठीक है, एट अ सेंटर, एट सेंटर and other at any point on the circle boundary, on circle boundary, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों डेफिनेशन ये कहना चाहती है एक ऐसी लाइन जिसका एक ही पॉइंट हो, ठीक है, वो भी बीच में, और एक और पॉइंट कहां पर भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो जिसका एंड पॉइंट एक ही हो, और वो जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट होनी चाहिए सेंटर से, फिर चाहे खत्म वो कहां पर भी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो भी लेकिन कहां पर होनी चाहिए खत्म, कोई सी एक सर्कल बाउंड्री पर खत्म होनी चाहिए। मान लीजिए आपके सामने एक सर्कल है, ये मिडिल पॉइंट है, ये सेंटर है, यहाँ से एक लाइन चल रही है इस तरह से। तो आप यूं नहीं कि सर्कल के बाहर ले जाओ, सर्कल के अंदर अंदर, ठीक है। सर्कल जो है आपका, उसके अंदर अंदर जो है आपकी लाइन होनी चाहिए। फिर चाहे वो यहाँ पर हो सकती है, 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 इस मतलब पूरे सर्कल में कहां पर भी हो सकती है। सिर्फ वो जो स्टार्ट होगी वो सेंटर से होगी, खत्म होगी किसी भी सर्कल बाउंड्री पर, बात खत्म। सर्कल की यहाँ पर एक मेन आपको जो मैं डिफाइन कर देता हूं, अ प्लेन सर्कुलर लूप विथ अ सेंटर, अ प्लेन सर्कुलर लूप विथ अ सेंटर। तो यही जो है वो आपकी सर्कल की डेफिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो है फोर्थ टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। रेडियस जो है आपका ऑफ अ सर्कल, वो आखिर होता क्या है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन एक और बार मैं समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और बार ध्यान से सुनिएगा। द लाइन, ठीक है, द लाइन विथ वन एंड, ठीक है, यानी कि एक ऐसी लाइन जिसका सिर्फ एक एंड हो। यहाँ पर पहले मैं इस सर्कल को जो अभी ड्रॉ करा था उसे रब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है इसकी डेफिनेशन, एक ऐसी लाइन जो क्या हो, जिसका एक ही एंड हो, और स्टार्ट कहां से हो रही हो, सेंटर पे, ठीक है। यानी कि जो एंड है आपका वो होना चाहिए हमारे सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, जो आपका एंड है सर्कल का, यानी कि जो लाइन का एंड है वो हमारा कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। आगे कह रहा है दोस्तों अदर, यानी कि जो अदर पॉइंट है वो है आपका कहां पर भी सर्कल की बाउंड्री पे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमें सिर्फ लेना देना एक एंड पॉइंट से जो कि सेंटर पे होना चाहिए। यहाँ पर बात जो है वो खत्म हो जाती है। तो यही कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके सामने एक आपका जो है टायर है, आपकी बाइक या किसी का भी, यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट है, यहाँ से जो एक रेडियस जा रहा है, यानी कि यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, सेंटर तक जा रही है। आप चाहे इस वाली बाउंड्री से ले लो, इस वाली बाउंड्री से ले लो,
एंड आपका जो है वो सेंटर में होना चाहिए, फिर चाहे आप कहां पर से भी इसे लो। तो यहाँ पर जो है आपका दोस्तों रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, इसकी डेफिनेशन बता दी, इसका मतलब समझ गए। अब इस डेफिनेशन के अंदर जो एक वर्ड आता है सर्कल, वो क्या होता है? सर्कल दोस्तों किससे बना होता है? सर्कल का डायमीटर, अगर आपका एक्यूरेट आपको सर्कल बनाना है तो सर्कल का जो डायमीटर है वो होना चाहिए आपका 7 और उसका जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, जो आपका सरकमफेरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 22। कुल मिला के यही कहना चाहता हूं, अगर आपको एकदम गोल अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप उसकी मेजरमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, डायमीटर इक्वल टू 7 यूनिट और सरकमफेरेंस इक्वल टू 22 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक जो है वो एक यूनिट मिल रही है फिक्स, जिससे आपका सर्कल बन सके। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले टाइम में एक व्हील था, व्हील हमने इन्वेंट करा था, तो आपके यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया और क्या बना दिया, एक गाड़ी बना दी, इस तरह से गाड़ी बना दी। ठीक है, उसमें सामान रखते थे, तो सामान क्या है, गोलाई नहीं थी, व्हील में क्या थी, वो कुछ इस तरह के से गोलाई नहीं थी, तो वो जो सामान था वो नीचे डूल जाता था, इसीलिए जो आपकी यूनिट है सर्कल की वो फिक्स्ड कर दी गई। ठीक है, क्या कर दी गई, हमारे जो सर्कल की जो यूनिट है वो फिक्स्ड कर दी गई। ये सर्कल है आपका, तो ये जो आपका डायमीटर है ये होना चाहिए 7 यूनिट और इसका जो बाहर का सरकमफेरेंस है वो होना चाहिए 22, यानी कि जो बाउंड्री है वो 22 यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप इसे जो है ट्राई भी कर सकते हो, आपके यहाँ जो भी गोलाई की चीज है उसका डायमीटर आप चेक कर सकते हो और उसका जो बाउंड्री है सरकमफेरेंस है वो भी आप चेक कर सकते हो, हर चीज की आपको वही मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा 4th टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे 5th टॉपिक की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर 5th टॉपिक की अगर बात करें तो 5th टॉपिक हमारा है स्क्वायर। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सॉल्यूशन की बात करें यानी कि डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है अ क्वाड्रिलेटरल with all sides equal and all angles right angle is a square। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको इसका मतलब बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक प्लेन एनक्लोज्ड फिगर, यानी कि क्लोज्ड फिगर जो क्या हो, 4 साइड से बना हुआ हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सभी साइड से क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, और जो उसके एंगल हो वो राइट एंगल हो। क्वाड्रिलेटरल किस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। ठीक है, उसके जो है 4 साइड रहती है, तो यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 90 डिग्री का एंगल रहता है तो हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये हमारे चारों ओर क्या बन रहे हैं, ऑल एंगल क्या बन रहे हैं, राइट एंगल बन रहे हैं। और अगर हर साइड की बात की जाए तो हर साइड भी क्या है, हमारी इक्वल है। तो इसी को जो है दोस्तों हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, स्क्वायर। अब स्क्वायर दोस्तों, स्क्वायर और यहाँ पर आप ध्यान रखें, स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और जो रेक्टेंगल है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो 2 लाइनें पैरेलल होती है, ठीक है, और यहाँ पर जो है हर साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये जो बेसिक यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है वो आपको पता होना बहुत ही जरूरी होती है। कुल मिला के स्क्वायर क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, एक एनक्लोज्ड फिगर विद 4 साइड, यानी कि एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके 4 साइड हो। ठीक है, विथ यानी कि स्क्वायर हमारा क्या हो गया, विथ ऑल साइड इक्वल। क्वाड्रिलेटरल तो है स्क्वायर, लेकिन उसमें क्या है, हर साइड इक्वल होनी चाहिए और ऑल एंगल जो है वो राइट एंगल होने चाहिए। राइट एंगल किस तरह से होता है, 90 डिग्री की तरह होता है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पर बात की जाए कि हमारा एंगल क्या होता है, तो एंगल अभी मैंने बताया एक ऐसा पॉइंट जो डाइवर्स करे हमारी 2
लाइंस को, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने बताया था 2-3 हमारा स्टेटमेंट पहले कि एक ऐसा पॉइंट जो डाइवर्स करता है हमारी दो लाइन को, ठीक है, इस तरह से, इसी को हम एंगल कहते हैं। और अगर इस तरह का एंगल बन जाता है तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। आप आपके पास जो डी है, ठीक है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या, आपको कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आपके डी का जो है मिडिल पॉइंट रखिएगा, यानी कि कुछ इस तरह से आपका डी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको मिडिल पॉइंट रखना है, इस तरह से आपको मिडिल पॉइंट यहाँ पर रखना है। और मान लीजिए आपका 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो आपको आपके रूलर से 90 डिग्री की जो है लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह कैसे स्ट्रेट एक 90 डिग्री की लाइन यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो ये ही हमारा हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो इजी सा फंडा है, तो यहाँ पर जो है ज्यादा कैलकुलेट करने में मेहनत नहीं लगती है। और अगर अभी तक आपको कैलकुलेट करना नहीं आया है कि कौन सा हमारा 90 डिग्री है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, 180 डिग्री हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल वही होता है, यानी कि एक पॉइंट है, यहाँ पर जो दो लाइनें डाइवर्ज कर रही है, ये पॉइंट, यहाँ पर दो लाइन, किस तरह से भी दो लाइन डाइवर्ज होनी चाहिए, चाहे वो एक इधर हो एक इधर हो, ठीक है, किस तरह से भी, चाहे वो एक इधर हो एक इधर हो, किसी भी तरह से दो लाइन डाइवर्ज होनी चाहिए और वो मीट होनी चाहिए किसी एक पॉइंट पर, उसी को हम कहते हैं एंगल। और यहाँ पर जो है राइट एंगल होना चाहिए, सभी एंगल, और जो सभी साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, जी हाँ, स्क्वायर कहलाएगा। ये एक बेसिक चीज है जो आप क्या कर रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, स्क्वायर वगैरह सभी, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, जिसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा मैं आपको डिटेल में हमारे जो स्क्वायर के बारे में है वो बताने नहीं वाला हूँ, ठीक है आपको, क्योंकि दोस्तों आप फोर्थ तो छोड़ो, फर्स्ट भी छोड़ो, सेकंड थर्ड से ही आप स्क्वायर के बारे में पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पर थोड़ा डीप में समझना है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, इस तरह से आपका जो है यहाँ पर डीप में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हर एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक को जो है वो डीप में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कुछ भी सवाल नहीं आता है तो मैं कोशिश करूंगा हर एक सवाल की यहाँ पर मैं वीडियो बनाने की, ठीक है। क्लास 9 की बात कर रहा हूँ। अगर आपको एक भी सवाल में आप अगर अटक जाते हैं तो मेरा चैनल खोलिए, यानी कि अपने मोबाइल का लॉक खोलिए, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स, ठीक है। वहां पर आप मेरे चैनल पर जाइए, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने, ठीक है। यानी कि अभी तक मैंने 4 चैप्टर मेरी सभी ऑडियंस के कंप्लीट करा दिए, 4 चैप्टर तक। ये हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ही मैंने आपको 4 चैप्टर स्टार्ट करा दिया। एक वीडियो मैंने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की बनाई है और 2-3 वीडियो कुछ ऐसे अलग अलग बनाई है, एक पॉलिनोमियल की है, फिर टूल समरी की है किसी चैप्टर। तो मैंने कुल मिला के आपको 4 चैप्टर एकदम डिटेल में करा दिए, ठीक है। चैप्टर चारों, ठीक है, चारों चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो आपको अगर वो देखना है तो आप मेरे जो चैनल है उसे खोलकर जो है प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर अब दोस्तों अगर बात की जाए डिफिकल्ट वर्ड की, डिफिकल्ट टर्म की, तो यहाँ पर मैं आपको डिफिकल्ट टर्म बता देता हूँ। एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ठीक है, और एंगल तो अभी मैंने आपको बता दिया। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो इसकी जो आपको डेफिनेशन देनी है। बाकी जो अपना है क्वाड्रिलेटरल, इसकी मीनिंग तो मैंने अभी आपको बता ही दी है, खाली इसकी जो है डिफाइनेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अ प्लेन एनक्लोज्ड। आप लोग दोस्तों अगर आपको इसका पता चल गया कि ये आखिर क्या होता है, तो आप आपके मन से भी इसे, इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हो। एनक्लोज्ड फिगर, यानी कि अ प्लेन एनक्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड, बस बात खत्म। यानी कि 4 साइड का एक क्लोज्ड फिगर, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एनक्लोज्ड बोला है 4 साइड, तो ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, जैसे कि इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पर 4 साइड हो रही है, तो क्वाड्रिलेटरल का यही है, अगर 4 साइड हुई तो क्वाड्रिलेटरल हो गया।
अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हमारा क्या बना, ई स्क्वायर बना। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर साइड इक्वल होती है और हर एंगल हमारा राइट एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट करा दिया है, साथ ही में यहाँ पर भी हमारी वीडियो एंड होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डीप में समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वीडियो को बोरिंग ना समझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो मैथ्स को तो आपको मैथ्स की कैसी भी वीडियो, मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको मैथ्स की कैसी भी वीडियो किसी भी चैनल की हर एक अच्छी लगेगी, चाहे वो कैसा भी बंदा पढ़ा रहा हो आपको, क्योंकि जिसको मैथ्स से प्यार है वो किसी से भी मैथ्स पढ़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो खत्म होती है और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।